नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन जिस्वानी। रुक इस वक्त की बड़ी खबर का। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को एक बार फिर से धमकी, हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब देंगे, दोबारा हमले की गलती न करे ईरान। डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट, हम 52 ठिकानों पर अटैक करेंगे, उनका बयान सामने आया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, पिछले कई दिनों से जो हलचल चल रही है ईरान और यूएस के बीच में, एक के बाद एक बयानबाजी सामने आ रही है और इसी को लेकर बड़ी खबर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सामने आ रही है। बड़ा बयान, ईरान को फिर धमकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी है, अगर हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। आपको बता दें, ईरान ने जामकरन मस्जिद पर लाल झंडा फहराया था, उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान सामने आया है। दोबारा हमले की कोशिश अगर करेगा तो जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल, और इस खबर से जुड़ी हुई हर अपडेट तो देखिए हम आपको दे ही रहे हैं। ये अहम खबर लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से पिछले 2 से 3 दिनों में ईरान और अमेरिका के बीच की जो दुश्मनी है और ज्यादा मुखर हो रही है। और देखिए इसकी जद में पूरा विश्व आएगा, खास करके भारत की अगर हम बात करें, आप ये न समझें कि आप हजारों मील दूर बैठे हैं तो आपके ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा। हर जरूरी बात और इसकी पड़ताल हम करेंगे, लेकिन जो अहम खबर इस वक्त की आ रही है वो आप जान लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बार फिर से धमकी दी गई है। ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे, देखिए किस तरह इसकी शुरुआत हुई है। अमेरिका वर्सेस ईरान, क्या तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी हो रही है? सबसे बड़ा सवाल हर तरफ यही उठ रहा है, क्योंकि एक के बाद एक हमले के बाद, बयानबाजी के बाद ये कहे जा रहे, ये कयास लगाए जा रहे कि क्या अब तीसरा विश्व युद्ध होगा। शुक्रवार को जो हमला हुआ उसके बाद ईरान का भी पलटवार सामने आया है, 6 की मौत हुई है, पर इन सबका असर हिंदुस्तान पर क्या होगा ये देखने और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। इन 3 तस्वीरों से साफ है कि अपने कमांडर कासिम सुलेमानी के हत्या के जवाब में ईरान ने युद्ध का आगाज कर दिया, क्योंकि पहले 3 जनवरी को अमेरिका ने बगदाद एयरपोर्ट पर सुलेमानी को मार गिराया। इससे आग बबूला ईरान ने शनिवार सुबह एक मस्जिद के ऊपर लाल झंडा फहराकर युद्ध की चेतावनी दी और फिर शनिवार शाम को वो कर दिखाया जिसका सभी अंदाजा लगा रहे थे, यानी बगदाद में अमेरिकी दूतावास के नजदीक ग्रीन जोन इलाके में रॉकेट से हमला। ऐसे में क्या इसे सुलेमानी की मौत पर ईरान का पलटवार कहेंगे? सूत्रों के मुताबिक कुछ ईरानी रॉकेट बगदाद में अमेरिकी दूतावास के बेहद नजदीक गिरे। इसके बाद से वहां अफरा तफरी मच गई। कहा जा रहा है कि बगदाद के ग्रीन जोन में अमेरिकी दूतावास के भीतर कात्युषा रॉकेट से हमला किया गया। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इस हमले में कितने लोग हताहत हैं, लेकिन ईरान के पलटवार के बाद बगदाद में आसमान पर अमेरिकी लड़ाकू विमान जरूर उड़ते दिखाई दिए। निशाने पर था अमेरिकी सैन्य ठिकाना। सूत्रों के मुताबिक सेंट्रल इराक में मौजूद बलाद एयरबेस पर रॉकेट दागे गए थे, जो अमेरिकी सुरक्षा बलों का सैन्य ठिकाना है। हालांकि इसकी चपेट में अमेरिकी दूतावास भी आया है। इसमें 5 लोगों के घायल होने की खबर है। यह हमला उस समय सामने आया जब इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिका ने ईरान के टॉप कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को एयर स्ट्राइक में मार गिराया है। अमेरिका के इस हमले में कुल 8 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि इस हमले के बाद ईरान ने अपने कमांडर सुलेमानी की मौत का बदला लेने का ऐलान किया था। جمهوری اسلامی این حق قانونی رو داره که هر زمان و به هر شکلی که خودش صلاح بده. لذا در 3 بعد نقض حاکمیت، حتما این اقدام آقای ترامپ باعث نشده که مردم آمریکا احساس بکنن امنن. مشغول طراحی هستن، تمام نمایندگی های ما بس. कुल मिलाकर सुलेमानी पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक और फिर ईरान के पलटवार से दोनों देशों के बीच तनाव गहरा गया है। इसका दुनिया भर पर असर देखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो अमेरिका वर्सेस ईरान, क्या तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी हो रही है, इसी को समझेंगे और क्या इसके इम्पैक्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेज, रिपोकॉशंस होंगे भारत पर, हिंदुस्तान पर, खासकर अगर बात एशिया की जाए तो वो भी समझने की कोशिश करेंगे। डिबेट में हमारे साथ दिनेश टैन, कर्नल दिनेश टैन डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, सुमित पीर पॉलिटिकल एनालिस्ट भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसका असर जियो पॉलिटिकल और पॉलिटिकली भी होगा। वो सुमित पीर से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं रुक करूंगी दिनेश टैन जी का। दिनेश जी, करबला के युद्ध के दौरान हुसैन साहब ने भी
लाल झंडे उठाए थे और आज ईरान के जमकरन मस्जिद के ऊपर लाल झंडे फहराना क्या संकेत देता है? देखिए कंचन, ये बात तो बिल्कुल साफ हो चुकी है कि ना तो अभी ईरान मानने वाला है और ना ही अमेरिका। काफी दिनों से तनातनी इन दोनों देशों के बीच में चल रही थी, चाहे वो इंग्लैंड के जो दो जहाज थे, पानी के जहाज, वो गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ के अंदर जब उनके ऊपर अटैक हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के थ्रू क्रॉस करते वक्त, और एक जहाज जो सऊदी अरेबिया का था उस पर भी अटैक किया गया, तो इल्जाम ईरान पे आया। उसके तुरंत बाद अमेरिका का एक ड्रोन ईरान ने मार गिराया था। और अगर आपको याद हो तो यमन के जो हूथी उग्रवादी संगठन है, उनके माध्यम से अमेरिका का यह ब्लेम था ईरान के ऊपर कि जो ऑयल इंस्टॉलेशन सऊदी अरेबिया के अटैक किए गए थे वो ईरान ने करवाए थे। और दोनों देशों के बीच ये गर्मी बढ़ती चली गई थी, जहां एक और रूस और चीन ईरान के साथ मिलकर गल्फ ऑफ ओमान के अंदर एक नेवी का एक्सरसाइज करने में जुट गए और यह दिखाने की कोशिश की कि वो अब अमेरिका के दूसरे तरफ के खेमे में ईरान के साथ खड़े हैं। वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने बार बार चेताया ईरान को कि वो ऐसा ना करे और युद्ध को आगे बढ़ाने की कोशिश ना करे, अपनी हरकतों से बाज आए। परंतु पिछले रविवार को सीरिया और इराक के जो बॉर्डर है उसके ऊपर जो एक ईरान समर्थित शिया मलेशिया ग्रुप था, कुतैब हिजबुल्लाह, उसके लोगों ने अमेरिका के एक सिविल इंजीनियर को मार गिराया और उसके एवज में अमेरिका ने पिछले रविवार को अटैक करके उनके 25 लोगों को मार दिया। बिल्कुल सर, इसका बदला लेने के लिए अभी 31 अक्टूबर को बगदाद के अंदर। जी सर, जैसा आप बोल रहे हैं कि दोनों में से कोई भी मानने वाला नहीं है, लेकिन हमारी जो असल दिक्कत, जो असल समस्या और चिंता है वो ये है कि भले ही हम बहुत दूर बैठे हैं ईरान से, लेकिन ये ना समझे कि हमारे ऊपर कोई इम्पैक्ट ना पड़ेगा। और सर वो कहते हैं ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। इन दोनों का जो लड़ाई झगड़ा है पूरे विश्व के ऊपर तो उसका असर खैर दिखाई देगा ही, लेकिन खास करके अगर हम भारत की बात करें, क्योंकि तेल के ऊपर हम बहुत हद तक निर्भर हैं ईरान के ऊपर, तो ये अगर सिनेरियो पूरा भारत को लेकर के समझना चाहें तो अभी आगे आने वाले कुछ वक्त क्या आपको मुश्किल भरे लग रहे हैं और किस तरह आगे का रह सकता है माहौल? देखिए, ऐसा है कि भारत जो है ईरान और अमेरिका दोनों का दोस्त है। अब हमारी दुविधा यह है कि हमारा 30% तेल जो है वो ईरान से आता है और 40% तेल जो है वो हमारा जो कंजम्पशन है हमारी वो आता है सऊदी अरेबिया से। तो 70% तेल हमारा देश का इस क्षेत्र से आता है, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के थ्रू ही गुजर के आता है। अब अगर इन दोनों यहां पे लड़ाई छिड़ती है तो भारत को तेल कहां से आएगा, यह सबसे बड़ी समस्या है। कल से ही अगर आपको पता हो कि $4 पर बैरल बढ़ गए हैं, इसका मतलब अगर मैं मोटे तौर पे आपको हिंदुस्तान के बारे में बताऊं तो वो ये है कि अगर $1 बैरल पे बढ़ता है तो हिंदुस्तान का महीने में $1 बिलियन का नुकसान होता है। और पूरी की पूरी जो अर्थव्यवस्था है, दुनिया की अर्थव्यवस्था है, उसका भी 0.1% जीडीपी नीचे। दिनेश जी, अर्थव्यवस्था पर इसका असर तो पड़ेगा। यहाँ पर मैं सुमित पीर को भी लेना चाहती हूँ इस डिस्कशन में, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए। सुमित जी, यहाँ पर थोड़ा जियो स्ट्रैटेजिक और जियो पॉलिटिकल मतलब समझाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एक तरफ तो हमने देखा है जब 2015 के दौरान जब ईरान न्यूक्लियर पावर डील की बात की जा रही थी तब रशिया और चाइना का समर्थन ईरान के साथ था, लेकिन पिछले साल ही 2018 की अगर बात की जाए तो यूएस ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। ओबामा की बात की जाए तो बहुत कोशिश की गई थी ओबामा की तरफ से, यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट की तरफ से, कि स्थिति ईरान और यूएस में ठीक हो जाए, लेकिन दशकों पुराना विवाद ट्रंप ने उसको और आगे बढ़ावा दिया, उसका बढ़ावा आगे बढ़ता गया। अगर इसकी स्थिति भारत पर देखी जाए तो तेल के अलावा क्या अर्थव्यवस्था पर भी गाज गिर सकती है और भारत का ऐसे समय में क्या स्टैंड रहेगा, क्योंकि भारत के रिलेशन दोनों ही देशों के साथ, दोनों ही मुल्कों के साथ बेहतर है। देखिए कंचन जी, सबसे पहले बात समझने की, ये जो युद्ध है या जो भी प्रक्रिया, ये ईरान और अमेरिका के बीच में है। हमारे दोनों पे डिपेंडेंस है, दोनों हमारे दोस्त है, पर मैं बोलूंगा हमारी डिपेंडेंस अमेरिका पे बहुत ज्यादा आज की डेट में ट्रेड से। सिर्फ हम ईरान से अपने पैसे देके तेल लेते हैं, मतलब ना वो हम पे एहसान करते हैं, ना हम उन पे एहसान करते हैं। हम ऑलरेडी यूएस से तेल लेना शुरू कर रहे हैं। हम देयर आर अदर कंट्रीज, और भी कंट्रीज है जो हमें तेल दे सकती है, पर हाँ हमारी डिपेंडेंस ईरान पे हमारे मित्र है। पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, हमें इसमें बिल्कुल न्यूट्रल रहने की जरूरत है,
क्योंकि इन दोनों के बीच का मसला, हम अपना बीच में क्यों घुसे? अगर आप अमेरिका से हमारा ट्रेड देखें 10 to 20 टाइम्स मोर है ईरान के कंपैरिजन में। इसको एक और पर्सपेक्टिव से समझना बहुत जरूरी है कंचन जी। सबसे पहले अब अमेरिका की पॉलिसी में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंज आया है मैडम। पहले अमेरिका में किसी को मारना, स्टेट किलिंग जिसे कहते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर्ड किलिंग पिछले 3 से 4 डेकेड में नहीं हो रही थी। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस किलिंग को करवा के और इसका भरपूर क्रेडिट लेते हुए अनाउंस किया कि भाई मैंने ये किलिंग करवाई है। अमेरिका की फंडामेंटल फॉरेन पॉलिसी में बहुत बड़ा चेंज है। अगर आपको याद हो, अगर यही किलिंग ओसामा बिन लादेन की टाइम पे होती या बगदादी की होती तो वर्ल्ड आज एक डिफरेंट जगह होती। सुमित जी, आरोप ये भी अमेरिका पर लगाया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं साल के अंत तक, तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक चुनावी हथकंडा अपनाया है। आपको याद होगा 2004 में भी जब अमेरिका में चुनाव होने वाले थे, बुश कैंडिडेट थे प्रेसिडेंट के, तो 2003 में एक आर्टिकल आया था और 2003 में जब ईरान का दोबारा से इराक और यूएस में लड़ाई हुई थी तो ये बात भी सामने आई थी कि बुश ने चुनाव इसी वजह से जीता है क्योंकि उन्होंने वॉर कराया था, उन दोनों के बीच में वॉर हुआ था। जो तमाम एनालिस्ट थे उन्होंने ये कहा था। इसके इम्पैक्ट आने वाले समय में हिंदुस्तान और बाकी के मुल्कों पर क्या होंगे, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के उस पार सर आपसे जानने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज। युद्ध का लाल झंडा, खास पेशकश ये हमारी है। और देखिए, युद्ध भले ही ईरान और अमेरिका के बीच में छिड़ा हुआ है, लेकिन खौफ नए साल पर ये जो बुरी खबर आई है इससे हर किसी के मन में है। 2 खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दिनेश नैन जी हैं, इसके अलावा सुमित पीर जी भी बने हुए हैं। दिनेश जी, मैं आपका इस वक्त रुख करूंगी। देखिए, महंगाई बढ़ेगी, कच्चे तेल के अगर दाम बढ़ेंगे, देश की अर्थव्यवस्था पर असर होगा, ये तमाम चीजें तो है ही। एक देश के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो अपने लोगों की सुरक्षा भी है। गल्फ कंट्रीज की अगर हम बात करें, तकरीबन 80 लाख अभी वहां पर लोग हमारे रह रहे हैं। और 90 के दशक में भी जब ऐसी स्थिति आई थी तो 1 लाख लोगों को एयरलिफ्ट किया गया था। मौजूदा स्थिति में जो वहां हमारे लोग रह रहे हैं उनकी सुरक्षा वो कितना बड़ा मसला है, और तब एयरलिफ्ट किया जाना, क्या अभी भी आपको लग रहा है ऐसी स्थिति बन सकती है? देखिए, एक बात तो समझना होगा कि अमेरिका के कम से कम 12 से 15 ऐसे खाड़ी के ये मध्य एशिया के देश हैं जिसमें अमेरिका की प्रेजेंस है। अभी जो लड़ाई अब ईरान और अमेरिका में शुरू हुई है और जो बढ़ती जा रही है, उसके मद्देनजर ईरान अमेरिका पर तो डायरेक्ट अमेरिका लैंड पे अटैक नहीं कर पाएगा। उसकी कोशिश होगी अमेरिका के जो बेसिस हैं इन 12 से 15 देशों में, वहां पे अटैक करना। नाउ इन देशों के अंदर अब हमारे 40 से 60 लाख के करीब लोग जो है वो वहां पे रहते हैं। हाँ, हिंदुस्तान को 25 से 30 बिलियन डॉलर तक आता है वहां से, परंतु जिस प्रकार से पिछली बार की लड़ाई में हम 1 लाख लोगों को वहां से निकाल पाए थे, मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर 60 से 70 लाख लोगों को भारत के लिए मुमकिन होगा कि वहां से निकाल के लेके आने। तब सिचुएशन अलग थी, वक्त अलग है। वो 1990 के शुरुआती दौर की बात हो रही है, लेकिन अब 2020 आ गया। यहां पर सुमित जी, मैं आपसे बहुत छोटा सा रिएक्शन लेना चाहूंगी क्योंकि खबरें तीसरे विश्व युद्ध की लगातार जारी है। यहां पर अपने दर्शकों को एक बार मैं डेटा भी देना चाहती हूं। अगर रक्षा बजट अमेरिकी की बात की जाए तो $716 बिलियन है। आप देखिए कितनी भारी तादाद में। वहीं ईरानी ताकत में $6.3 बिलियन है। ऐसे में सुमित जी ये समझाइए, रक्षा के मामले में, डिफेंस के मामले में ईरान बहुत ही पीछे है अमेरिका से, लेकिन तमाम और मुल्कों का ईरान को साथ मिलता रहा है। अगर बात चाइना की जाए, रशिया की बात की जाए तो भी साथ मिलता रहा है। हिंदुस्तान का क्या रुख होगा? एक छोटा सा जवाब। देखिए, हिंदुस्तान का रुख तो न्यूट्रल है। ये हमारी लड़ाई नहीं है मैडम। ये ईरान और अमेरिका के बीच का मसला, वो अपना सुलटते रहे। हमारे दोनों मित्र हैं और हम इसमें क्यों पड़े? ये हमारी लड़ाई नहीं है, हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए। आप कल से देखें, हमने दोनों साइडों को रिस्ट्रेन करने की बात की है। हमने किसी का न समर्थन किया, न किसी का विरोध किया है, और वो ही शायद बेस्ट पॉलिसी है। अब आप बजट की बात कर रहे थे। देखिए, ईरान की इकोनॉमी 83% ऑयल एक्सपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है। अगर 3 महीने युद्ध होता है या जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ रुकती है, ईरान की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। अमेरिका का 1 ट्रिलियन का बजट है, ये ऑफिशियल फिगर्स आपके पास है, पर अनऑफिशियली $1 ट्रिलियन का बजट है अमेरिका का डिफेंस का। अमेरिका से टकराने का वर्चस्व ईरान का नहीं है। और मैं आपको एक और बात साफ कर दूं, चीन और रशिया कभी ईरान के पीछे खड़े नहीं होंगे। उनका कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है ईरान में। देखिए, एक वो करना, ये करना, एक सब देना, बट युद्ध में अपने सैनिक भेजना
अमेरिका से लोहा मोल लेना, उनके साथ लड़ना वो नहीं होगा। जी सऊदी और जी, आप लेकिन बिजनेस किसी भी टॉक मिडिल- जरूर है। लेकिन सुमित जी, बिजनेस टॉक देखिए, जरूर है, देखिए, तभी ये कहा जा रहा है कि देखिए, चाइना और रशिया का कहीं ना कहीं समर्थन मिल सकता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। सवाल कई सारे उठ रहे हैं क्योंकि ये लड़ाई आज की नहीं है, ये लड़ाई दशकों पुरानी है। ईरान और यूएस में जिस तरह से वार होता रहा है, उसको लेकर अब खबर ये सामने आ रही है कि क्या जो लाल झंडा फहराया गया है मस्जिद से, क्या अब वो तीसरे विश्व युद्ध की तरह बढ़ेगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए इंडिया न्यूज।